इंद्रधनुष के बारे में बता रहे थे ना अभी हम। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो अगर पूछेगा 1 नंबर में सवाल पूछ देगा तुमसे कि बताओ जी, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो क्या बोलिएगा? हाँ, क्या बोलिएगा? लिखना होगा आप लोग को, वहाँ पर दिले रहेगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, है ना। तो इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जो इंद्रधनुष होता है कब बनता है? सुबह बनता है कि शाम बनता है कि दोपहर में बनता है? इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो या तो सुबह में बनेगा या तो शाम में बनेगा, ठीक है, दोपहर में नहीं बनेगा। अभी बताते हैं काहे सर जी? मारेंगे मुंह में, तू कहेगा जब मार लेंगे। झूठ बोलने नहीं आता है तो रहा, अभी हमरा से झूठ बोल रहा है, हमको से झूठ बोलता है अभी, है ना। सुबह और शाम में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, लेकिन वो भी कब दिखाई देगा? डेली, हर मौसम में? ओनली फॉर बरसात, जब बारिश होगी, यानी बारिश में, किस में? तो कभी देखा कि बिना बारिशों के इंद्रधनुष दिखता है? देखा रे, यानी कि सुबह शाम दिखेगा, लेकिन कब? जब बारिश होगा तब, यानी बारिश होते रहेगा ना तभी तुमको इंद्रधनुष देखने को नसीब होगा, अदरवाइज नहीं नसीब होने वाला, ठीक है। अब बात आता है कि सर तो ठीक है, बारिश में ही कैसे बन जाता है इंद्रधनुष? बारिश में इंद्रधनुष कैसे बन जाता है? तो तुमको पता है कि जब बारिश होता है तब बारिश का जो छोटा छोटा जो कण होता है वो बाष्प के रूप में हवा में टंग जाता है। बाष्प के रूप में हवा में क्या हो जाता है? टंग जाता है। और वो टंगे रहने के कारण उसमें हजारों असंख्य बारिश के बूंद मिल करके प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगता है। किसी से व्यवहार करने लगता है? आप पता है कि प्रिज्म जो है प्रकाश को 7 रंग में बांट देता है, तो सब बारिश के बूंद मिल करके प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगता है। और जब प्रकाश की किरण उस पर आता है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है, बांट देता है, विक्षेपण कर देता है, बंटवारा कर देता है, जिससे एक आकृति प्रदान होता है धनुष के जैसा, जिसको हम लोग 7 रंग का बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है बात को? अब बात आता है कि सर इंद्रधनुष जब आता है तो बताइए कि इंद्रधनुष हमको देखने के लिए, हमारा जो पीठ है वो किधर रखना चाहिए? तो सूर्य की दिशा में, सूर्य की, मान के चलो कि तुमको सुबह में तुमको इंद्रधनुष देखना है, इधर देख, सुबह में क्या देखना है? इंद्रधनुष देखना है सुबह। तो सुबह इंद्रधनुष देखना है, तो इंद्रधनुष सुबह में किधर बनेगा? पूर्व में बनेगा कि पश्चिम में बनेगा? जल्दी बताओ। हाँ, पश्चिम में बनेगा। किधर बनेगा? पश्चिम में ही। काहे बनेगा? क्योंकि पूरब से होगा सूरज, तब प्रकाश तो इन्हें ना आ रहा है, तब बनेगा इधर ना रे, कि ये नहीं बन जाएगा। तो तुम्हारा पीठ करने होना चाहिए, पीछे होना चाहिए कि सूरज की तरफ होना चाहिए? तो हमारा पीठ ऐसे सूरज की तरफ होना चाहिए, मतलब ये पीठ हो गया, इन्हीं से सूरज उगा था, इधर ना होना चाहिए। लेकिन हम अगर वही शाम की बात करेंगे तो शाम में अगर बनेगा इंद्रधनुष तो पूरब में बनेगा कि पश्चिम में बनेगा? पूरब में बनेगा। क्यों? क्योंकि शाम के वक्त जो सूरज होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। अब हमको देखने के लिए पीठ इधर करना पड़ेगा, इधर देखेंगे तो इधर ना बनेगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से सवाल पूछता है, और सवाल पूछा भी है कि इंद्रधनुष को देखने के लिए हमें अपने पीठ को किस दिशा में रखना चाहिए? जल्दी बताओ। सूर्य की ओर। हम अपना पीठ को किधर रखते हैं? इंद्रधनुष देखने के लिए हम अपना पीठ किधर रखेंगे? हाँ, पीठ सूर्य की ओर रखते हैं। सूरज की ओर रखेंगे तब ना उसको उल्टा देखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये तो है कि अगर 1 नंबरिया पूछेगा आपसे कि बताओ जी कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो 1 नंबर के लिए क्या करोगे? लिख दोगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, लेकिन अगर तुमसे यही सवाल 2 नंबर में पूछ देगा तो इतनी सुन से काम चलेगा? थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि हमको जो है कैसे बनता है इंद्रधनुष। तो मान लो ये क्या है? बारिश का बूंद है। क्या है? तो कोई प्रकाश यहाँ से गया, तो जाएगा तो अंदर घुस रहा है ना, तो थोड़ा सा मुड़ेगा,
और मुड़ने के बाद ये देखो 2 रंग में टूटेगा। क्या रंग में? 7 रंग में। हाँ, ऊपरे वाला लाल, ऊपरे वाला, नीचे वाला बैगनी। और फिर इसको यहाँ से पुनः आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से पुनः आंतरिक परिवर्तन होगा और यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर दूसरा माध्यम आ रहा तो फिर थोड़ा मुड़ जाएगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? बोलो। हाँ, तो ये भी लाल है, आई को चाहिए बैगनी है। निकला ये भी लाल है, आई को चाहिए है बैगनी है। ठीक है ना? अब ध्यान से देख, तो ये जो यहाँ से जो निकला ना, यही 7 रंग में आके इधर क्या हो गया? बट गया। इस तरीके का रूप ले लेता है। तो तुमको क्या देने से दिखने में क्या लगेगा? हाँ, अब ऐसा ऐसा असंख्य रहता है जिसको तुम गिन नहीं सकता है, सब मिल करके ही काम करता है। अच्छा, तो नहीं बोला क्या है सर? तो प्रिज्म में तो पास कर जा रहा था, यहाँ फिर ये टकरा के वापस आ गया ना, बोलेगा ना परिवर्तन हो गया है। तो वो डिपेंड करता है कि वो इसलिए हो गया, ये मुड़ के इसलिए वापस आया है क्योंकि यहाँ पर हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या हो गया है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ है। इसी वजह से यहाँ से पार नहीं किया, सीधे नहीं निकला, ये सीधे नहीं निकला, इसीलिए सीधे नहीं निकला। ये क्या हो गया? इधर मुड़ करके आ गया और यहाँ से फिर ही बाहर हो गया है। जैसे अब जैसे समझाते हैं तू लोग को, जैसे तू लोग कभी पानी उनी में गया है, तालाब उलाब में, तो डुबकी नीचे मारता है, ऐसे ढेला तो डूब जाता है। कभी कभी तो नहीं ऐसे करके मारता है तिरछे करके, हाँ, तो उसको डूबना चाहिए था पानी में, लेकिन डूबता नहीं है, छटकते डूबता है, उछल जाता है, फिर उछल के फिर चल जाता है ना। तो वो डिपेंड कर रहा है एंगल पे कि आप कितना एंगल से मार रहे हैं। ठीक है ना? तो वही बात यहाँ है कि प्रकाश के भी एंगल पे डिपेंड करता है कि कितना प्रकाश के एंगल से आ रहा है, तो उसी हिसाब से ये पुनः आंतरिक परिवर्तन कर देता है। तो ये टकरा जाता है, परिवर्तित हो जाता है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है। तो इसी प्रकार हमको इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। यानी कि क्या करता है? ये प्रकाश के रंगों को क्या करता है रे? हाँ, यानी कि जब वर्षा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब वर्षा की असंख्य बूंदे, जब वर्षा की असंख्य बूंदे हवा में प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है। ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार ना कर रहा है, हवा में प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है। तो यह असंख्य बूंदे, अभी ये को लिए है ना, यहाँ पर ढेर सारा है, तो यह असंख्य बूंदे क्या करता है? सूर्य के श्वेत प्रकाश, कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। देखो 7 रंग में बांटा कि नहीं बांटा ना रे? 7 रंग में विभक्त कर देता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। जिसकी इस घटना के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। बस इतना लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो क्या बोले कि जब वर्षा की असंख्य बूंदे, लिख देना इसका, कि जब वर्षा की असंख्य बूंदे, जब वर्षा की असंख्य बूंदे हवा में प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है ना? बूंदे हवा में प्रिज्म के जैसा, हाँ, प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है, प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है। तो वर्षा के जो असंख्य बूंदे हैं, वर्षा की जो असंख्य बूंदे हैं, यानी कि यह असंख्य बूंदे, श्वेत प्रकाश जा रहा है ना, हाँ, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इसी को बोलते हैं बांट देना, विभाजित कर देता है। इसी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसको तू लोग आकाश में देखता है ना, देख करके क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? और ये घटना ये क्या होता है? पानी के अंदर जो बूंद यहाँ पर था, उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो पाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, नहीं ना? अब हम पढ़ेंगे कि तारे क्यों टमटमाते हैं। मतलब वही, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना रे? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अच्छा सवाल है, नहीं? तू लोग देखता होगा अक्सर कि तारा जो है
हमको टिमटिमाते हुए मालूम पड़ता है। कैसा मालूम पड़ता है? हाँ, तारा हमें टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। उसका क्या कारण है? तो उसका एक ही कारण है, हाँ, उसका ही कारण है वायुमंडल का क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, तारे टिमटिमाने लगते हैं। यानी वायुमंडल में अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण ही तारे क्या होते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। तो बोलिएगा क्या, जवाब में पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो 1 नंबर का सवाल अगर आएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो लिखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या करते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है और आप लोग ये बात जानते हैं कि मान के चलो कि हमारा है पृथ्वी, क्या है, अब पृथ्वी पर यहाँ पर छोटुआ खड़ा है, ठीक है ना, छोटुआ क्या है, खड़ा है, ठीक है, पृथ्वी पर छोटुआ क्या है, खड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देख, तुमको पता है कि पृथ्वी से सूरज बहुत दूर है, कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है ना रे, 15 करोड़ किलोमीटर। और चंद्रमा कितना दूर है, 3,84,000, 3 लाख। ये चंद्रमा की दूरी है, किसकी दूरी है, चंद्रमा की, ये सूरज की दूरी है, किसकी दूरी है, सूरज की। और ऊपरे होता है तारा, क्या होता है, सूरज से ऊपर होता है तारा। तो तू, हाँ, पृथ्वी से दूरी बता रहे हैं, हाँ, 3,84,000 किलोमीटर और 15 करोड़ किलोमीटर सूरज है। और सूरज से भी ज़्यादा दूरी पर कौन है, स्टार है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको स्टार जो है एकदम इतनी को दिखता है, कितनी को, तुन्नी को दिखता है, नहीं रहे। और सूरज तो फिर भी इतना बड़ा देख लेते हैं हम लोग, चांद को भी देख ही लेते हैं, देख लेते हैं ना। तो ध्यान से देखते, तुम अनुमान लगा सकता है कि एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर, इसीलिए हमको ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा दिखाई पड़ता है। और तुमको पता है कि हमारा ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, यानी हवा है, क्या है, हवा है ना रे, हाँ सर हवा है। और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर हवा है तो ये मतलब पृथ्वी वायुमंडल हो गया। और हवा नहीं जहाँ मिलेगा उसको क्या बोल देंगे, अंतरिक्ष, क्या बोलेंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा नहीं मिलेगा, मतलब हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सूरज का प्रकाश सीधा हमारे पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को गर्म करता है। और पृथ्वी को जब गर्म करता है तो पृथ्वी गर्म होता है, तो यहाँ पर अपने हीट के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो हवा होता है वो हवा को भी क्या कर देता है, गर्म कर देता है। हवा को क्या करता है रे, गर्म कर देता है, ठीक है ना जी। तो हवा को गर्म करेगा तो जो गर्म हवा रहेगा वो पृथ्वी के तल में, पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी और ऊपर में क्या है जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ता है, जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, तो नीचे ज़्यादा गर्म था ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमको ठंडा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखता है। इसीलिए कहता है कि तो पहाड़ वहाड़ पर चढ़ता है तो देखना पहाड़ के नीचे तो गर्मी रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है तो तुमको बर्फ़ मिलने लगता है, काहे कि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है। किस में जाने लगता है, देखते हैं जैसे पर्वत, हिमालय पर्वत कितना है, 8848 है ना मीटर, हाँ। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ठंडा मिलने लगता है, क्या मिलने लगता है, यानी कि ऊपर का हवा कैसा है, ठंडा है, और नीचे का हवा कैसा है, गर्म है, कैसा है। याद रखना गर्म हवा का घनत्व, गर्म हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और साथ में इसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, कम होता है। और जो ठंडा हवा होता है, कौन सा हवा होता है, ठंडा हवा होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है, हाँ, ठंडी हवा जो होता है, ठंडी हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, क्या, हाँ। तो गर्म हवा का अपवर्तनांक कम होता है और ठंडा हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, हाँ। और घनत्व भी अधिक ही होता है, यानी कह सकते हैं कि ठंडा हवा की तुलना में गर्म हवा का अपवर्तनांक और घनत्व क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। और तुम लोग देखा होगा कि पानी उनी भी तो नहीं सब गर्म करता है, तो जो गर्म पानी रहता है वो नीचे से खौलता है और ऊपर चला जाता है, और ठंड का नीचे आने लगता है, क्योंकि गर्म का अपवर्तनांक कम होता है,
घनत्व कम होता है तो वो ऊपर जाने लगता है, ठंड का ज़्यादा होता है तो वो नीचे आने लगता है। यही उससे ऐसे ऐसे होते रहता है ना। उसी प्रकार से जब सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है तो क्या बोल रहे हैं कि ठंडे हवा का घनत्व ज़्यादा होता है और गर्म हवा का कम होता है। तो जेकर घनत्व कम है ऊपर उठेगा रे, और जेकर घनत्व ज़्यादा है वो नीचे आएगा। तो गर्म हवा ऊपर जा रहा है, ठंडा हवा नीचे आ रहा है, फिर यहाँ गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ठंड का नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यानी कि यहाँ से गर्म होकर जा रहा है ऊपर ठंडा, फिर ठंड का नीचे आया, फिर गर्म, मतलब ठंडा गर्म ऊपर नीचे होते रहता कि नहीं होता रहता है। अब तो ध्यान से देख, अब ये है क्या, तारा। तो तारा से प्रकाश यहाँ आएगा, पृथ्वी पर आएगा कि नहीं आएगा। तो तैसी तारा से प्रकाश पृथ्वी पर आता तो वायुमंडल मिलेगा ना रे। और वायुमंडल में घटना कौन सा घट रहा है, ठंडा गर्म नागिन डांस कर रहा है ना रे, ऊपर नीचे हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पृथ्वी के वायुमंडलीय आवरण में घुसेगा, जैसे पृथ्वी के वायुमंडलीय आवरण में घुसेगा तो कभी उसके मिलेगा ठंडा, कभी मिलेगा गर्म हवा, कभी मिलेगा ठंडा हवा, कभी मिलेगा गर्म हवा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो तुमको पता है कि जिसका अपर्तनांक ज़्यादा होता है, मतलब जिसका अपर्तनांक ज़्यादा, सघन ज़्यादा है, तो सघन ज़्यादा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अपर्तनांक कम है मतलब विरल है, तो विलंब से दूर भागेगा। तो कभी तो ये जो आएगा तो ऐसा लगेगा ना कभी एने चल गया, कभी एने चल गया, मतलब कभी सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ थोड़ा मुड़ेगा, है ना। कभी विरल में जाएगा तो एने भागेगा, मतलब कभी ऐसे कभी इस तरीके से ऐसे आने लगेगा ना। अब यहाँ पर छोटुआ है, ये देख रहा है, इसको देख रहा है ना। अब एकरा समझ में आ रहा है कि कभी एनुस आ रहा है, कभी एनुस आ रहा है ना, मतलब इस तरीके से झिलमिला रहा है। तो इसीलिए जो है नहीं कभी क्या झिलमिलाने लगता है, क्या लगता है, झिलमिलाने लगेगा। क्या लगेगा, यानी कि लगेगा कि तारा टिमटिमा रहा है। क्या हो रहा है, तारा टिमटिमा रहा है। या कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तारा जो है अपना वास्तविक स्थिति यहाँ पर अभी एजे पर था, कुछ में एजा चल गया। तो ये इसी की वजह से हो रहा है। देख रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है। अब जिस एंगल से देखेगा उसको जो दिखाई दे देगा, या भूख भाग दिखेगा तो भूख भाग बोल रहा था, उसी को बोलते हैं कि तारा क्या होने लगता है, टिमटिम आने लगता है। तो तारे क्यों टिमटिम आते हैं, समझ में आ गया बात को, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो ये तो एक नंबर में पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिम आते हैं, तो क्या बोलिएगा, हाँ बोलिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन अगर यही 2 नंबर में आ जाए, लंबा में लिखेंगे तो क्या बोलिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में हवा क्या होता है, वायुमंडल में जो गर्म हवा होता है वह ठंडी हवा, गर्म हवा और ठंडी हवा क्या होती है, लगातार बहते रहती है। वायुमंडल में ठंडा हवा भी बह रहा था, अभी दिखाया ना रे, और गर्म हवा भी बह रहा था, दोनों क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते रहता है। तथा जो गर्म हवा का जो घनत्व होता है एवं जो अपवर्तनांक होता है वह ठंडे हवा के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो ठंडे हवा की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण तारे से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है, तारे से पृथ्वी तक आने वाली प्रकाश की जो किरण होती है, वो उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण थोड़ा अगल बगल मुड़ जाता है। तो इन्होंने मुड़ रहा था ना, तो बस इसी के पहले लिखो क्या बोले कि हम जानते हैं कि वातावरण में पृथ्वी के, है ना, ये जो हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी के वातावरण बोलते हैं ना वायुमंडल, है ना। हम जानते हैं कि वायुमंडल में जहाँ हवा रहेगा ना, पृथ्वी के वायुमंडल में बड़े बड़े कण भी तो रहता है, पृथ्वी के वायुमंडल में ठंडी हवा एवं गर्म हवा लगातार बहते रहती है ना। ठंडी हवा और गर्म हवा लगातार क्या होता रहता है, बहते रहता है। और तथा गर्म हवा का घनत्व एवं अपवर्तनांक ठंडी हवा के घनत्व एवं अपवर्तनांक के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण कम होता है ना,
जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण हो जाएगा कि तारे से पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश की किरणें, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद, है ना, तो जिसके कारण तारे से पृथ्वी तक आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, थोड़ा अगल, है ना, ऐसे से नागिन डांस कर रहा था ना, थोड़ा अगल बगल मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा अगल बगल क्या हो जाता है, हाँ, थोड़ा अगल बगल मुड़ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा का जो प्रकाश है वह आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कट जाता है, मतलब पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता, कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, क्या हो जाता है, कट जाता है ना, यानी कि पूरा का पूरा पहुंच नहीं पाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण जो है तारा कभी कम प्रकाश तो कभी ज़्यादा प्रकाश, है ना, ऐसा दिखने हमको लगता है, मालूम पड़ता है कि लग रहा है जैसे कभी कम प्रकाश हो गया, कभी ज़्यादा प्रकाश हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं, तारे का टिमटिमाना बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण थोड़ा अगल बगल मुड़ जाता है, और कभी कभी वायुमंडलीय अपवर्तन में अचानक परिवर्तन के कारण, है ना, लिखेंगे, और कभी कभी वायुमंडलीय और कभी कभी वायुमंडलीय क्या हो जाएगा, और कभी कभी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, नहीं, और कभी कभी अचानक क्या हो जाएगा, और कभी कभी अचानक परिवर्तन के कारण ना, और कभी कभी वायुमंडल में अचानक परिवर्तन के कारण, ठीक है, और कभी कभी वायुमंडल में अचानक परिवर्तन के कारण, है ना, और कभी कभी वायुमंडल में अचानक परिवर्तन के कारण तारा का प्रकाश आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, है ना, आंशिक रूप में थोड़ा थोड़ा या पूरा, या तो पूरा, पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से पृथ्वी तक तारा का प्रकाश, है ना, क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है, यानी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तारा का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, यानी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। और जब पहुंचेगा नहीं तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण तारा जो है कभी कम प्रकाश, और तारा जो है कभी कम प्रकाश और कभी कभी जो है अधिक प्रकाश देते हुए मालूम पड़ता है, जिसके कारण तारा कभी कम प्रकाश एवं कभी अधिक प्रकाश देते हुए मालूम पड़ता है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, तो लिख देना है क्या, अतः इसी घटना को तारे का टिमटिमाना कहते हैं। तो तारे कैसे टिमटिमाते हैं आप लोग बता दीजिएगा, है ना, बता दे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब एक बात बताओ कि तारा तो टिमटिमा रहा है, तुमको पता चल रहा है, तो सवाल एक और आता है कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा या कोई ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, क्यों नहीं टिमटिमाता है, इसका क्या कारण है बताओ।
तारे टिमटिमाते हैं, क्या कर रहे हैं बताओ। इसका एक ही कारण है कि देखो, हाँ ये पृथ्वी था, सूरज यहाँ था, तारा यहाँ था, चंद्रमा यहाँ था। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि जो दूरी है, हम जान रहे हैं कि चंद्रमा की जो दूरी है वो बिल्कुल नज़दीक है कि नहीं है? चंद्रमा की दूरी क्या है रे, एकदम नज़दीक में है। और चूंकि चंद्रमा थोड़ा बड़ा भी दिखता है साइज में हमको, तो कोई बड़ा चीज़ के सामने कुछ ऐसे करेगा तो कुछ भुकभा करेगा तो वो तब पता चलेगा झिलमिलाहट वाला? नहीं ना पता चलता है। कुछ छोटा रहता है तो झिलमिलाहट पता चलता है, इसलिए हमको ये पता नहीं चलता। इसीलिए खास करके हमको ये क्या होता है, पता नहीं चलता है कि तारा चंद्रमा जो है क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है, ठीक है ना। और तो सबसे मेन कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मुख्य कारण हो जाएगा कि क्योंकि जो कहेंगे कि जब सवाल पूछेगा कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो पहला सवाल बोल रहा है कि क्योंकि तारे की तुलना में चंद्रमा जो है, तारे की तुलना में जो चंद्रमा है और जो ग्रह है, चंद्रमा और ग्रह बोले तो ये सब कोई भी ग्रह जैसे हो गया वो पृथ्वी के काफ़ी निकट होता है, पृथ्वी के काफ़ी क्या होता है, निकट होता है। और दूसरी चीज़ कि तारे के तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह जो है वो थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है? बड़ा दिखाई पड़ता है। पर एक्चुअल बड़ा है नहीं। बड़ा कौन है? तारा है ना, तारा सबसे बड़ा है, पर लेकिन दिखाई तो यही ना बड़ा पड़ता है। ये बड़े दूर में जाकर बैठे रहते हैं, बिंदु के जैसा दिखाई देता है, इसलिए टिमटिमाते हुए पता चल रहा है। बात तो समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका हम लिख सकते हैं, पूछेगा कि सवाल पूछेगा कि तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा एवं ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्यों? ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, क्यों? तो क्यों का सवाल एक ही है, पहला पॉइंट। क्या बोले पहला पॉइंट में? क्योंकि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह, हाँ, क्योंकि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के काफी निकट में है। ये पहला कारण लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत है? दूसरा कारण में लिख दीजिएगा इसका। दूसरा कारण में लिखेगा कि जो तारे के तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, पर बड़ा तो होता नहीं है। तो लिखना है कि तारे के तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, पर एक्चुअल में बड़ा उड़ा है नहीं। तो अगर ये सवाल पूछेगा कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तो उसका मेन कारण नहीं दे दीजिएगा कि इसका मेन कारण नहीं है कि तारा से जो है दूरी किसका, चंद्रमा के, हाँ, तारा की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह का जो दूरी है वह पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक है, एक पहला कारण। दूसरा जो है कि वह तारा की तुलना में चंद्रमा और पृथ्वी थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। ये मेन कारण है तारा का नहीं टिमटिमाने का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको उतारिए, उसके बाद आप लोग को आगे बताते हैं लास्ट पॉइंट 6% से। चलो देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन में तूने एक बात आप बताते हैं। तूने देखा होगा कि सूरज जो है क्या सूरज जो है वह सूरज जब सुबह उगता है तो हम लोग जब सामने सूरज को देखते हैं तो क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि सूरज सामने उगा हुआ है? लेकिन एक्चुअल में वो सूरज ऐसा होता नहीं है। सूरज निकलता भी नहीं, लेकिन आपको लग जाता है कि सूरज निकला हुआ है। कैसे पता चला? देख, ऐसा होता किस कारण है। देख, सूर्योदय से सवाल पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सूर्योदय से कुछ समय पहले ही तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्यों दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है कारण? हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तन पूछेगा, बता देगा तू लोग, हाँ, है ना। इसी के कारण जो है हमको पहले ही दिखाई पड़ जाता है, उगने से पहले और डूबने के बाद भी दिखाई देते रहता है। कौन? सूरज। प्रैक्टिकल करेंगे तो इधर देख, ये छोटुआ कौन है? ये है सूरज,
ये भी है सूरज, ये है क्षैतिज तल, मतलब ये समांतर रेखा में ये देख सकता था इतना ही ना, सामने तक ना देख सकता है। आज देखो ये नीचे ही है, अभी उगवा नहीं किया है, उगा है, लेकिन सूरज का प्रकाश यहाँ आ रहा है, सूरज का प्रकाश आ रहा है। तुमको पता है कि पृथ्वी के आवरण में प्रकाश, जो पृथ्वी में जो थी वायुमंडलीय घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, वायुमंडलीय घनत्व घटता जाता है, मतलब धीरे धीरे निर्वात की तरफ बढ़ते हैं, उधर हवा हुआ रहता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यानी इधर वाला भाग विरल कहलाएगा, इधर वाला भाग सघन कहलाएगा। यानी सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, धीरे धीरे जैसे ही प्रवेश करेगा कहाँ, वायुमंडलीय आवरण में, तो वायुमंडलीय आवरण प्रवेश करेगा तो ये अपना मुड़ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, तो ये आएगा। लेकिन अभी मुड़ा, विलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है। तो जब ये देखेगा तो इसको सूरज यहाँ दिखाई देगा कि लगेगा इसको कि इनले से प्रकाश आ रहा है, तो सूरज कहाँ दिखाई देने लगेगा उसको, बात तो समझ में आ रहा है। यानी ये था यहाँ, लेकिन दिख कहाँ रहा है, एक्चुअल सूरज कहाँ है, नीचे, पर इसको दिखाई कहाँ दे रहा है। यही हाल हम लोग के साथ होता है, एक्चुअल में उगता नहीं है पर हम लोग को दिख जाता है कि उग गया है। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये पूरा क्रिया, इसको वास्तविक समय यहाँ आने में लगता है 2 मिनट, कितना लगता है, 2 मिनट का डिफरेंट इधर होता है। उसी प्रकार से शाम में जब सूरज पूरा डूब गया, डूब चुका है, लेकिन फिर भी तुमको देखने में लगा कि अभी डूबा नहीं, अभी ऊपर ही है। कैसे, जैसे ये यहाँ जैसे गया ही, तो फिर से इसके आँख की तरफ जाएगा, इसको फिर पीछे बढ़ाओ तो लगेगा अभी सूरज अजय पर ही है, पर वास्तविक में सूरज क्या हो चुका है, डूब चुका है। इस प्रक्रिया में भी कितना लगता है, 2 मिनट। तो कुल मिलाकर 2 और 2 हमको क्या मिनट का फायदा हो गया, यानी 4 मिनट का हमको फायदा हो जाता है। 4 मिनट क्या होता है रे, फायदा। 2 मिनट उगने से पहले ही हमको मिल गया, और डूबला के बाद 2 मिनट मिल ही रहा, 2 मिनट 4 मिनट 2 और 2 4 मिनट का फायदा हो गया ना रे। तो ये होता है, ये किसके कारण ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब तू लोग का हम बताएंगे पराकिरणन के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, हाँ पराकिरणन, प्रकाश का पराकिरणन क्या होता है, पराकिरणन का मतलब क्या होता है बता। पराकिरणन का मतलब होता है छितराना, क्या करना, जैसे लड्डू को पटक रहे थे तो बूंदिया छितर जा रहा था ना रे, तो उसको बोलते हैं छितराना, ठीक है ना। जिससे क्या बोल सकता है कि प्रकाश के कोई कण आएगा, और प्रकाश को जब प्रकाश कोई सूक्ष्म कण से, प्रकाश कोई सूक्ष्म कण से टकराएगा और टकरा के बिखर जाएगा, तो उसको बोलेंगे कि क्या हो गया, पराकिरणन हो गया। क्या हो गया, पराकिरणन हो गया। जैसे मान के चलो कि कोई कण है, क्या है, कण है। अब यहाँ से प्रकाश गया है तो टकरा के कुछ इन्हें भागेगा, 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 कुछ सीधे निकल जाएगा, ठीक है जी, टकराना। तो बेसिकली पराकिरणन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किसी कण से टकरा कर बिखर जाना क्या कहलाता है। तो सीधे लिखेंगे कि प्रकाश के किसी कण से, प्रकाश के किसी कण से टकराकर बिखर जाना ही क्या कहलाता है, हाँ पराकिरणन कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, जो हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। प्रकाश के पराकिरणन के कारण बहुत कुछ होता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है ना। यहाँ देख, जैसे ये देख सुनो, फॉर द एग्जाम्पल तुमसे पूछेगा, सवाल पूछ सकता है तुमसे कि बताओ सूर्य उगने के वक्त यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के वक्त यानी सूर्य डूबने के समय सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, इसका मेन कारण क्या है। तो मान लो छोटुआ है, आई है पृथ्वी, सूरज इधर उग रहा है, इधर डूब रहा है। तो देखो ध्यान से, बताओ ये सूरज है, प्रकाश ऐसे तिरछा आ रहा है, फिर यहाँ भी तिरछे जा रहा है, एगो सीधा पड़ रहा है। तो किसको ज़्यादा दूर तय करना पड़ेगा, सीधा वाला के कि तिरछा वाला के। तिरछा वाला के ज़्यादा दूर तय करना पड़ेगा, सीधा वाला तो कम ही दूरी है, जब सीधे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है जी, हाँ जी। तो समझिएगा बात को। तो सूरज महोदय इधर खड़ा है, प्रकाश अपना ही फेंकेंगे, इधर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे, हाँ जी फेंक रहे हैं। जब प्रकाश फेंक रहे हैं, प्रकाश आ रहा है, छोटुआ के पास आ रहा है प्रकाश बाब, तो ध्यान से देख, तुमको हम बताए थे शुरू में ये बात कि प्रकाश में क्या रंग होता है, 7 रंग।
होता कि नहीं होता है? कौन कौन होता है? लाल होता है, बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है। आई सभ्य में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। यानी कि लाल का वेग भी ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा है। तो लाल उछल उछल के तो पहुँच जाएगा इधर। अब बाकी सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। होता कि नहीं होता है जी? हाँ सर होता है। तो बैगनी हो गया, और उससे और जो भी है यानी लाल से नीचे रह गया, लाल से जो नीचे रह गया, तो वो सब क्या होता है? ये आते आते क्या होता है? ये सब का विचलन ज़्यादा होता है ना, विचलन। तो ये सब आते आते रास्ते में छितर जाता है, भुतला जाता है, जाने तो नहीं, इन्हें फैल गया, उन्हें फैल गया, इन्हें फैल गया। तो ये पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाता है, छोटुआ की आँख तक पहुँच ही नहीं पाता पूरा प्रकाशवा। तो पूरा आँख तक कौन पहुँच सका? लाल। तो जब लाल जे रंग पहुँचेगा वही रंग में हम देखेंगे। तो लाल पहुँचा तो सूरज कैसा दिखेगा हमको? लाल दिखेगा। इसलिए तो लोग देखता है ट्रेन में खतरा का सिग्नल किसको माना गया? लाल को, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य होता है ज़्यादा। अगर वो दूर भी रहेगा तो दूर से भी वो लाल रंग दिखाई दे देगा तुमको, तो दुर्घटना होने से बच जाएगा, दुर्घटना होने से बच जाएगा। चूंकि तिरछा है ना, तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है ना, तो ज़्यादा दूरी तय करने पड़ रहा, तो ज़्यादा दूरी तय करने में ज़्यादा दूरी कौन तय कर सकता है? जो ज़्यादा तेज चलेगा। तो जो कम बिखरता है, इन्होंने भटकता नहीं है, तो लाल तेज भी चलता है, भटकता भी नहीं है, इन विचलन इसका कम है, तो सीधा पहुंच गया। अब बाकी सब आ तो रहा था, लेकिन ये सब भटके वाला था, ये सब विचलन हो जाता था। तब बड़ी मनी यहाँ पर धूल के कण है ना, देखो वायुमंडल में बहुत सारा तुमको क्या है? धूल है, नहीं ये धुआं वगैरह है ना रे, धुआं वगैरह में है, वायुमंडल की हवा है, हवा में तो ढेर सारा कण है, जलवाष्प है, सबसे टकरा फकरा करके छितर गया। टकरा फकरा के हम क्या बोले थे कि जैसे प्रकाश आता था सब क्या होता है? छितरने लगता है, छितरने लगता है ना। इसका प्रकीर्णन ही सबका ज़्यादा है, प्रकीर्णन है कि नहीं है? प्रकीर्णन ज़्यादा, प्रकीर्णन ज़्यादा है ना बैगनी सबका, तब ना छितर गया सब उधर रास्ते में। और याद रखना हमेशा प्रकाश छितरता है तो सूक्ष्म कण से, ना कि मोटा मोटा भैंसा से, बड़ा बड़ा कण से नहीं टकराता है। जैसे देखो ना, ऐसे प्रकाश का तुमको रास्ता पता चल रहा है रे? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, लेकिन एगो टायर में छेद कर दो, करकट में छेद कर दो, तो रास्ता दिखेगा क्या? देने से प्रकाश आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे कणों से पता चलता है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रकीर्णन जब भी होगा तो छोटे कणों से होगा। तो ये तो उगने का समय था, डूबने के वक्त भी सेम घटना, डूबने के वक्त भी सेम घटना, वो भी ऐसी करेगा। जितना भी रंग रहेगा फालतू सब क्या हो जाएगा? इधर प्रकीर्णित हो जाएगा, बिछड़ जाएगा, है ना, पूरा फैल जाएगा। और लाल क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। तो लाल हमको दिखाई देगा डूबने के वक्त भी, लेकिन बोलेगा सर तो सूरज जब दोपहर में बीचे बीचे होता है तो क्या नहीं होता है? तो याद रखो, जब सूरज बीच बीच में होता है, जब सूरज बीच बीच में होता है, तो जब बीच बीच में होता है तुमको पता है कि दूरी कम तय करना है। और दूसरी चीज, जब दूरी कम तय करना पड़ रहा था, दूरी एकदम सामने सब सामने पहुंच जाएगा। दूरी बहुत कम होता है ना, तो ज़्यादा विचलित नहीं हो पाएगा, ज़्यादा विचलित। दूसरी चीज़ एकदम 90 डिग्री पर आता है। कितना पर आता है? और तुमको पता है कि 90 डिग्री पर कोई प्रकाश आता है तो वह बिना परिवर्तन के, बिना विचलन को सीधे पार कर जाता है, सीधे पार कर जाता है। तो इसी वजह से जो श्वेत प्रकाश आ रहा है ना, तो पूरा का पूरा श्वेत प्रकाश बिखरता भी नहीं है, प्रकीर्णित नहीं होता है, और सीधे हमको श्वेत प्रकाश आता है। इसलिए हमको दोपहर में एकदम उजला उजला दिखाई देने लगता है, दोपहर में उजला उजला दिखने लगता है। बाकी शाम सुबह सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय क्या होता है? सूर्य का रंग हमको लाल दिखाई देता है। तो पूछेगा कि सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता? बताओ। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एगो लास्ट पॉइंट तो लोग बताते हैं। अच्छा, एक चीज आओ सीख। अब पूछेगा, अगला सवाल तुमसे पूछ सकता है कि बताओ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो उसके पीछे भी वही मेन कारण, सेम कारण दे देना। क्या तुमको पता है ना कि सूरज के प्रकाश से जो रंग आ रहा है ना, सूरज के प्रकाश से जो रंग आ रहा है, देखता दोपहरिया में तो सफ़ेद रहबे करता है, क्योंकि सामने सामने आता है तो पार हो जाता है सीधे, कोई छितरता बेतरता नहीं है। लेकिन जब शाम या कुछ समय रहता था, नीला क्यों कहेगा? आकाश का रंग नीला, सीधे पूछेगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखा देता है? तुमको पता है कि सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो किसका होता है? बैगनी का और जामुनी का और नीला का। सबसे ज़्यादा बैगनी फैलेगा, प्रकीर्णित ज़्यादा ही होगा। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का, फिर उससे थोड़ा कम जामुनी का, उससे कम नीला का। और देखो तीनों देखने में रंगवा एक ही जैसा। देखो बैगन जामुन दोनों कलर एक जैसा रहता कि नहीं रहता है? लगभग रहता है ना एक जैसा। और नीला भी, तीनों लगभग एक जैसा रहता है, और तीनों का प्रकीर्णन ज़्यादा है। अतः ये तीनों पूरा फैल जाता है, ये तीनों पूरा
फैल जाता है, आकाश में पूरा फैल गया। क्या हो गया? फैल गया। तो जब ये तीनों पूरा आकाश में फैल गया तो खाली यही रंग बना दिखेगा। आकाश को जब हम नीचे से देखेंगे पृथ्वी पर से ऊपर तो हमको तो नीला नीला दिखाई देगा, तो आकाश नीला दिखाई देने लगता है। तो क्यों दिखाई देने लगता है पता चल गया। तो पूछेगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? कहना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर तुमसे पूछेगा कि बताओ कि चंद्रमा या अंतरिक्ष में से, चंद्रमा या अंतरिक्ष पर से अगर हम आकाश को देखेंगे, चंद्रमा या अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? तो उसका रंग दिखाई देगा काला। कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों? क्योंकि देखो चंद्रमा जहाँ पर है, अंतरिक्ष जहाँ पर, उधर हवा है रे? नहीं है, पर सूर्य के प्रकाश तो से आ ही रहा है। अब जब हवा है, ये यहाँ तो हवा था, वायुमंडल में क्या था? हवा था। तो सब प्रकाश के कण से टकरा करके सब रंग इन्होंने फैल जा रहा था, पर इधर हवा है। तो जब हवा ने तो रोके वाला इसको है नहीं है, तो प्रकाश सीधे कहाँ चलाएगा? पृथ्वी पर। कहाँ आ जाएगा रे? प्रकाश सीधे आ जाएगा पृथ्वी पर। अब प्रकाश जब सीधे पृथ्वी पर आ जाएगा तो एकरा को रंग भी नहीं पता चलेगा। सब रंग तो नहीं आ गया ना, तो आकाश में कोई रंग फैलेगा? नहीं फैलेगा। जब आकाश में कोई रंग नहीं फैलेगा तो उसको कुछ दिखेगा? नहीं। तो कुछ नहीं दिखा तो कैसा दिखेगा? काला। तो पूछेगा कि अंतरिक्ष या चंद्रमा पर से आकाश का रंग देखने पर कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। डाउट क्लियर हो गया? चल खत्म हो गया कहानी। अब हम लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, ये सब लिखवाएंगे नहीं, ठीक? लिखवाए नहीं है, दिमाग में रख लेना, ठीक? तो लिखना हो तो लिख लेना याद करके, ठीक? वीडियो देख लेना दोबारा, समझ में आ जाएगा। अब एक पढ़ लास्ट, टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ा रहे हैं? टिंडल प्रभाव जो था एक टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहले हम तुमको बताते हैं कोलाइड के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? कि कोलाइड क्या होता है। कोलाइड क्या होता है? तो जब कोई माध्यम में, जब कोई माध्यम में कोई कण मिल जाए, जब किसी भी माध्यम में कोई कण मिल जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कोलाइड। जैसे हम बता सकते हैं, धुआं देखा तू लोग? तो धुआं में क्या रहता है? कुछ जलता था ना, धुआं निकलता है। तो धुआं में रहता है राख और हवा। राख और हवा, राख और हवा के मिश्रण को क्या बोलते हैं? धुआं। तो हवा में क्या मिल गया? राख। तो उसको, तो धुआं को हम कोलाइड बोलेंगे? बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारा कोहरा, कोहरा में क्या रहता है? हवा रहता है और साथ में जलवाष्प रहता है। तो कोहरा क्या हो गया? कोलाइड हो गया। दूध में क्या रहता है? दूध में बसा रहता है ना रे, तो इसको भी क्या बोलेंगे? कोलाइड बोलेंगे। तो टिंडल प्रभाव महोदय जी, तो कोलाइड किसे कहते हैं समझ में आ गया? तो कोलाइड के लिख लेना। क्या लिखना? कि जब किसी माध्यम में, जब किसी कोई कण मिल जाता है, जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में कोई कण मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कोलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलाइड कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब टिंडल महोदय थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। अब प्रैक्टिकल करने के लिए क्या किया? गिलास में पानी ले लिया। क्या ले लिया? हाँ, लिया पानी। इसके बाद लगले ठीक बगले में रख ले लिया और एक में लिया दूध और पानी। क्या लिया? दूध प्लस पानी। यहाँ से जला दिया एगो टॉर्च। क्या जला दिया? मार दिया प्रकाश। क्या मार दिया? लाइट। तो यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रहा है। कौन प्रकाश जा रहा है? उजला वाला। तो जब पानी में डाला ना तो सीधे पार कर गया। अब कुछ पता नहीं चला कि करने से जा रहा है प्रकाश, क्योंकि पानी कोलाइड है नहीं ना है? पानी कोलाइड नहीं है। तो कोलाइड नहीं है तो एक जब कोलाइड के कण में नहीं है तो ये प्रकाश दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। हम क्या बोलें कि प्रकाश का रास्ता दिखाने के लिए सूक्ष्म कण चाहिए। ऐसे चौला पता चल रहा है धूप में? नहीं ना रे। तो उसी प्रकार से पानी से गुजर गया, उसको पता नहीं चला करने से गया। लेकिन जैसे ही दूध वाला में आया, जैसे ही जहाँ दूध और पानी मिला हुआ था, तो दूध पानी मिला तो दूध के साथ क्या रहता है? बसा रहता है ना। दूध में क्या है? बसा का कण है ना। तो जैसे ही बसा के कण में आएगा तो बसा का कण क्या किया? प्रकाश को पूरा फैला दिया। क्या कर दिया? फैला दिया। तो पूरा दूध में जो प्रकाश है ना पूरा क्या हो जाएगा? एकदम फैल जाएगा, पूरा चमकने लगेगा। क्या होने लगेगा? चमकने लगेगा। और तो नहीं देखना, यहाँ पर तुमको बैगनी दिखाई देने लगेगा नज़दीक में। क्या दिखाई देने लगेगा? और अंतिम में क्या दिखाई देने लगेगा? लाल दिखाई देने लगेगा। मतलब प्रकाश यहाँ जा करके 7 रंग में बढ़ जाता है। कितना रंग में बढ़ गया? अंदर जाने के बाद प्रकाश जो है 7 रंग में फैल गया। तुमको पता है कि नीचे वाला बैगनी होता है, ऊपर वाला लाल होता है, ठीक है? तो टिंडल प्रभाव को इससे क्या पता चला कि कोलाइड कण अगर रहेगा, कोलाइड कण रहेगा तो उसमें अगर हम प्रकाश लाइट जलाएंगे तो वो भी क्या कर देगा? उसको 7 रंग में क्या करेगा? बांट देगा। तो इसी घटना को क्या बोला? वो टिंडल प्रभाव बोला। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश को किसी कण से टकरा कर, है ना,
प्रकाश को, अच्छा सॉरी प्रकीर्णन तो बता दिए है ना, क्या बोल रहे हैं टिंडल प्रभाव बता रहे हैं, सॉरी हम प्रकीर्णन के प्रभाव से बोल रहे थे। कह रहे थे कि देखो टिंडल प्रभाव है ना कोलाइड के कण के द्वारा, देखो इसमें कोलाइड के कण था ना, क्या बसा था, दूध के साथ बसा मिला था ना, तो बोलेंगे कोलाइड के कण के द्वारा प्रकाश को बिखेर देना, क्या कर देना, बिखेर देना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कोलाइड के कण के द्वारा प्रकाश को बिखेर जाना ही क्या कहलाता है, या विभाजित कर देना बोल सकते हैं, है ना। पर क्या बोले, हम क्या बोल रहे थे कि कोलाइड के कण के द्वारा, कोलाइड के कण के द्वारा श्वेत प्रकाश ना, हाँ, श्वेत प्रकाश को बिखेर देना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखो यहाँ जैसे गया तो कोलाइड का जो कण था बसा एक बैठल था, वो क्या किया, प्रकाश को क्या कर, देख पानी में तो नहीं ना था, तो पानी से इसी पार कर गया और यहाँ साफ रास्ता पता चलने लगा, तो क्या कर दिया, बिखेर दिया, क्या कर दिया, बिखेर दिया। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, और कुछ टॉपिक छूट गया है, और तो कुछ नहीं छूटना चाहिए हमारे समझ से, आप लोग बताइए कुछ, नहीं ना। तो टिंडल प्रभाव समझ में आ गया, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, बहुत लेट हो गया आज, नहीं ओके, कल इसका आप लोग को क्वेश्चन से करवा देंगे, ठीक है, कल पूछताछ भी करेंगे, तो आप लोग इसको बना के लाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट दे दीजिए, है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।